आइंस्टीन ने एक बार कहा था, और ये बात ना सोचने लायक है, कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स ही एकमात्र ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत है जिसके बारे में वो पूरी तरह श्योर थे कि इसे कभी गलत साबित नहीं किया जा सकेगा। आज हम इसी फैसिनेटिंग विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये असल में विज्ञान है ऊर्जा के बदलने का, उसके एक रूप से दूसरे में जाने का। बिल्कुल। और ये तो हमारे चारों तरफ ही हो रहा है। मतलब गाड़ी में पेट्रोल जलकर जो रासायनिक ऊर्जा है वो गर्मी बनती है, फिर पहियों को घुमाने वाले काम में बदलती है। हाँ, और हमारे शरीर में भी खाना पचकर ऊर्जा देता है। जी, बैटरी भी तो यही करती है, केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलना। तो ऊष्मागतिकी ना इन सब के पीछे जो बिल्कुल बुनियादी नियम है उनको समझने की कोशिश करती है। लेकिन ये छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कहानी नहीं है, सही कह रहा हूँ? ये तो बड़े पैमाने पर देखती है सिस्टम शुरू में कैसा था और आखिर में कैसा है। हाँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बीच का रास्ता या कितनी तेजी से बदलाव हुआ वो इसकी मुख्य चिंता नहीं है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? मतलब हमें जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर ऊर्जा, काम, गर्मी और सबसे दिलचस्प कि कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, ये तय करने वाले सिद्धांतों को समझना। हाँ, देखते हैं कि आइंस्टीन इतने कायल क्यों थे इस चीज के। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे पहले ये समझना होगा कि ऊष्मागतिकी में हम बात किसकी कर रहे हैं। ये निकाय और परिवेश, सिस्टम और सराउंडिंग्स, ये क्या होता है? हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी है। देखिए, आप ब्रह्मांड के जिस भी हिस्से को स्टडी कर रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं निकाय, मतलब सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक बीकर में कोई रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल, तो वो बीकर और उसके अंदर का जो भी मिश्रण है वो आपका निकाय हो गया। और उसके बाहर जो कुछ भी है, हवा, कमरा, बाकी सब, वो परिवेश, सराउंडिंग्स। सही। और इन दोनों को जो चीज अलग करती है, चाहे वो बीकर की असली दीवार हो या सिर्फ एक हमने मान ली हो एक काल्पनिक रेखा, उसे परिसीमा या बाउंड्री कहते हैं। अच्छा, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बाउंड्री के आर पार ऊर्जा और कभी-कभी पदार्थ मतलब मैटर वो भी आ जा सकता है। और इसी लेन देन के आधार पर ना हम सिस्टम्स को 3 तरह से देखते हैं। पहला है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब? ये वो है जो परिवेश के साथ मतलब सराउंडिंग्स के साथ पदार्थ और ऊर्जा मैटर और एनर्जी दोनों का लेन देन कर सकता है। जैसे खुला बीकर, हाँ। उसमें से भाप बनकर पदार्थ बाहर जा सकता है ना? हाँ। और गर्मी भी अंदर बाहर आ जा सकती है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। ये सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, पदार्थ का नहीं। जैसे? सोचिए स्टील के एक बंद डिब्बे में गर्म पानी रखा है। गर्मी तो डिब्बे से बाहर जा सकती है पर पानी तो अंदर ही रहेगा ना। हाँ हाँ, सही है। और तीसरा? तीसरा है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ये सबसे सख्त है, न ऊर्जा न पदार्थ कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता, बिल्कुल बंद। हाँ, एक अच्छा थर्मस फ्लास्क जो होता है वो इसका सबसे करीबी उदाहरण है। हालांकि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। समझ गया। अब हर सिस्टम के अंदर कुछ ऊर्जा होती है ना? उसकी अपनी कुल जमा पूंजी। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। और इसे हम कैपिटल यू अक्षर से दिखाते हैं। ये सिस्टम के अंदर मौजूद हर तरह की ऊर्जा का जोड़ है। मतलब अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच के बॉन्ड की पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ मिलाकर ये सिस्टम की कह सकते हैं अंदरूनी दौलत है। और ये दौलत मतलब आंतरिक ऊर्जा, ये बदल कैसे सकती है, बढ़ या घट कैसे सकती है? मुख्य रूप से 2 तरीकों से बदल सकती है। पहला है ऊष्मा, हीट, जिसे हम स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। क्यों? हाँ, जब निकाय और परिवेश के तापमान में अंतर होता है तो ऊर्जा गर्मी के रूप में बहती है। अगर गर्मी सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, मतलब सिस्टम गर्म होता है, तो हम कहते हैं क्यू पॉजिटिव है। ओके। और अगर सिस्टम से गर्मी बाहर जाती है, सिस्टम ठंडा होता है, तो क्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये तो सीधा है। और दूसरा तरीका? दूसरा है कार्य, वर्क, मतलब डब्ल्यू। ये तब होता है जब निकाय परिवेश पर कोई काम करता है या परिवेश निकाय पर काम करता है। जैसे? उदाहरण? जैसे मान लीजिए सिलेंडर में गैस फैलकर पिस्टन को ऊपर धकेलती है, तो ये निकाय द्वारा किया गया कार्य है, सिस्टम ने काम किया। या फिर हम बाहर से पिस्टन दबाकर गैस को कंप्रेस करते हैं, तो ये निकाय पर किया गया कार्य है,
सराउंडिंग्स ने सिस्टम पर काम किया। अच्छा, तो इनके साइन प्लस या माइनस कैसे तय होते हैं? हीट का तो समझ आ गया, अंदर आई तो प्लस, बाहर गई तो माइनस। वर्क का क्या है? वर्क का कन्वेंशन थोड़ा ध्यान देने वाला है। केमिस्ट्री में हम मानते हैं कि जब परिवेश निकाय पर काम करता है, जैसे गैस को दबाना, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है ना? हाँ, उस पर काम हुआ तो उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए W को पॉजिटिव माना जाता है। और जब निकाय खुद काम करता है, जैसे गैस का फैलना, तो वो अपनी ही ऊर्जा खर्च करके काम कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती है, इसलिए W नेगेटिव होता है। ओके। तो ऊर्जा या तो गर्मी आ जा सकती है, Q, या काम के रूप में, W, और ये दोनों मिलकर सिस्टम की कुल अंदरूनी ऊर्जा U को बदलते हैं, डेल्टा U। हाँ, डेल्टा U मतलब U में बदलाव। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुल ऊर्जा कहीं खोती नहीं, बस रूप बदलती है? क्या यही वो मशहूर पहला नियम है थर्मोडायनेमिक्स का? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। वाह! गणित की भाषा में कहें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। हाँ, यानी आंतरिक ऊर्जा में जो भी बदलाव डेल्टा U आएगा, वो सिस्टम को मिली या दी गई गर्मी Q, और सिस्टम पर हुए या सिस्टम द्वारा किए गए काम W के जोड़ के बराबर होगा। ऊर्जा न पैदा होती है न नष्ट होती है, बस अपना रूप बदल लेती है। कमाल है। ये तो प्रकृति के सबसे फंडामेंटल नियमों में से एक हुआ। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ, ये जो आंतरिक ऊर्जा है U, ये एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ये क्या मतलब? इसका मतलब है कि इसका मान सिर्फ सिस्टम की मौजूदा हालत पर निर्भर करता है। अभी उसका तापमान, दबाव, आयतन क्या है, बस इस पर, इस बात पर नहीं कि वो इस हालत में पहुंचा कैसे। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ आपकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। आप उड़कर वहां पहुंचे या रेंग कर चढ़कर, इससे फर्क नहीं पड़ता। चोटी पर पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी। समझ गया। तो U स्टेट फंक्शन है, लेकिन ऊष्मा Q और कार्य W के बारे में ऐसा नहीं है। नहीं, वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ फंक्शन है। मतलब वो रास्ते पर निर्भर करते हैं। हाँ, आप अलग अलग रास्तों से, मतलब अलग अलग मात्रा में हीट देके या काम करके सिस्टम को एक ही शुरुआती अवस्था से एक ही अंतिम अवस्था तक ला सकते हैं। हर रास्ते के लिए Q और W की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हाँ, लेकिन उनका जो जोड़ होगा Q प्लस W, वो हमेशा सेम रहेगा अगर शुरुआती और आखिरी अवस्थाएं वही हैं, क्योंकि वो डेल्टा U के बराबर है और U तो स्टेट फंक्शन है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब रास्ता कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचकर एनर्जी में बदलाव उतना ही होगा, भले ही रास्ते में गर्मी और काम का हिसाब अलग अलग रहा हो। बिल्कुल। अब आपने शुरू में कहा था कि भाई बहुत सारी केमिस्ट्री जो है वो लैब में खुले बीकर में होती है, मतलब हवा का दबाव तो लगभग स्थिर रहता है, कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में क्या आंतरिक ऊर्जा डेल्टा U से भी ज्यादा कोई उपयोगी चीज है? मतलब कोई और फंक्शन? हाँ, यहीं पर एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है। इसे हम कैपिटल H से दिखाते हैं। एंथैल्पी, H। हाँ, जब दबाव स्थिर रहता है तो सिस्टम को फैलने या सिकुड़ने में कुछ काम करना पड़ सकता है या उस पर काम हो सकता है। ये PV वर्क कहलाता है। एंथैल्पी एक ऐसा फंक्शन है जिसे इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो इस PV वर्क को भी अपने अंदर समेट ले। इसे परिभाषित करते हैं H इक्वल्स टू U प्लस PV। H इक्वल्स टू U प्लस PV, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, क्यों बनाया इसे? सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्थिर दबाव पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, एंथैल्पी में जो बदलाव होता है डेल्टा H, वो सीधा सीधा उस प्रक्रिया में अवशोषित या उत्सर्जित हुई ऊष्मा के बराबर होता है, जिसे हम QP कहते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब डेल्टा H इक्वल टू QP। एग्जैक्टली, डेल्टा H इक्वल टू QP। अरे वाह, मतलब अगर हम लैब में कांस्टेंट प्रेशर पर किसी रिएक्शन में निकली या लगी गर्मी को कैलोरीमीटर से नाप लें तो हमें सीधा डेल्टा H पता चल जाएगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल हुआ। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की बात करते समय डेल्टा H का जिक्र डेल्टा U से कहीं ज्यादा होता है। अगर रिएक्शन गर्मी छोड़ता है, एक्सोथर्मिक है, तो QP नेगेटिव होगा,
इसलिए डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। और अगर गर्मी सोखता है, एंडोथर्मिक, तो क्यूपी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू में ज्यादा फर्क होता है? मतलब ये पीवी वाला टर्म कितना बड़ा होता है? देखिए, अगर रिएक्शन में सिर्फ ठोस या तरल पदार्थ है तो उनका आयतन रिएक्शन के दौरान ज्यादा बदलता नहीं है। हाँ, वो तो ज्यादा फैलते या सिकुड़ते नहीं। तो ऐसे केस में पीवी वाला टर्म बहुत छोटा होता है और डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन में गैसें बन रही हैं या इस्तेमाल हो रही हैं, तब तो आयतन काफी बदल सकता है। हाँ, तब पीवी वाला टर्म महत्वपूर्ण हो जाता है और डेल्टा एच और डेल्टा यू में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। उनके बीच एक संबंध भी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। यहाँ डेल्टा Ng गैस के मोल में बदलाव है, R गैस कांस्टेंट है और T तापमान। अच्छा, पर मूल बात यह है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज ही डेल्टा एच है। संक्षेप में, हाँ। ठीक है। एक और छोटा सा वर्गीकरण सुना था मैंने, विस्तीर्ण और गहन गुणधर्म। ये क्या चीज है? हाँ, ये प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने का एक तरीका है। विस्तीर्ण गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे आयतन, वॉल्यूम, द्रव्यमान, मास, आंतरिक ऊर्जा U, एंथैल्पी H। अगर आप सिस्टम का साइज 2 गुना कर दें तो ये गुण भी 2 गुने हो जाएंगे। ज्यादा पानी मतलब ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा मास। ओके। और गहन गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जैसे तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, घनत्व, डेंसिटी। आप एक बाल्टी पानी लें या एक कप, पानी का तापमान तो वही रहेगा ना? घनत्व भी वही रहेगा। हाँ, सही बात है। एक और बात, एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा U तो एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर हम प्रति मोल बात करें, जैसे मोलर एंथैल्पी या मोलर आंतरिक ऊर्जा, तो वो इंटेंसिव बन जाती हैं। अच्छा, प्रति मोल फिक्स हो गया, समझ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुक कर रहा है। कोई भी प्रक्रिया या रिएक्शन अपने आप क्यों होती है? मतलब बिना किसी बाहरी मदद के, स्पॉन्टेनियसली। जैसे पानी का पहाड़ से नीचे बहना या लोहे में जंग लगना। क्या ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम कम ऊर्जा वाली अवस्था में जाना चाहता है? मतलब क्या हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव होना जरूरी है? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है और अक्सर ऐसा होता भी है। प्रकृति में ज्यादातर जो अपने आप होने वाली प्रक्रियाएं हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो ऊष्माक्षेपी ही होती हैं, एक्सोथर्मिक। मतलब उनमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है। जैसे लगता है कि हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, कम एनर्जी पर। हाँ, ऐसा लगता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है डेल्टा एच नेगेटिव, और ये अपने आप होता है, बस एक चिंगारी चाहिए शुरू करने के लिए। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? यहीं पर पेंच है। ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी हैं जो ऊष्माशोषी होती हैं, एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव। मतलब वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाती हैं, फिर भी अपने आप हो जाती हैं। हैं? ऐसा कैसे? अगर सिस्टम की ऊर्जा बढ़ रही है तो वो अपने आप क्यों होगा? ये तो मेरी समझ के बाहर है। जैसे बर्फ का पिघलना। बिल्कुल सही उदाहरण। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ अपने आप पिघलती है ना? हाँ। जबकि बर्फ को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए होती है, उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो फिर ये अपने आप क्यों हो रहा है? यहाँ जरूर कोई और फैक्टर काम कर रहा है। सिर्फ एनर्जी का कम होना ही अकेला कारण नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, एस। हाँ, एंट्रोपी को आप मोटे तौर पर सिस्टम में अव्यवस्था, डिसऑर्डर या यादृच्छिकता, रैंडमनेस का माप समझ सकती हैं। अव्यवस्था, डिसऑर्डर।
मतलब जैसे मेरा कमरा जो बिना मेहनत किए हमेशा बिखर जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए एक डिब्बे में 2 अलग-अलग गैसें हैं, एक पर्दे से अलग की हुई हैं। पर्दे की एक तरफ सिर्फ गैस ए है, दूसरी तरफ सिर्फ गैस बी। ये एक व्यवस्थित स्थिति है, ऑर्डर्ड स्टेट। हाँ, ठीक है। अब वो पर्दा हटा दें, क्या होगा? गैसें आपस में मिल जाएंगी, पूरे डिब्बे में फैल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल। अब सिस्टम ज्यादा बेतरतीब हो गया है, ज्यादा अव्यवस्थित, ज्यादा रैंडम। आप डिब्बे के किसी भी कोने से एक अणु उठाएं तो पक्का नहीं कह सकते कि वो ए है या बी। इसी बढ़ी हुई अव्यवस्था या रैंडमनेस को हम कहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई है। अच्छा। प्रकृति में चीजें ज्यादा अव्यवस्थित, ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ओह, तो इसका मतलब ठोस से तरल और तरल से गैस बनने पर भी एंट्रोपी बढ़ती होगी, क्योंकि गैस के अणु तो सबसे ज्यादा बिखरे हुए रैंडम होते हैं। एकदम सही। क्रिस्टलीय ठोस में कण बिल्कुल करीने से जमे होते हैं, उनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है। द्रव में कण थोड़ा इधर उधर घूम फिर सकते हैं, एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा, और गैस में तो अणु पूरी आजादी से कहीं भी भागते रहते हैं, एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। तो बर्फ के पिघलने वाले केस में? हाँ, बर्फ के पिघलने ठोस से द्रव में भले ही ऊर्जा एंथैल्पी डेल्टा एच बढ़ रही है, लेकिन अव्यवस्था एंट्रोपी डेल्टा एस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कण ज्यादा फैल जाते हैं, ज्यादा रैंडम हो जाते हैं। तो क्या यही दूसरा ड्राइविंग फोर्स है? एक तरफ सिस्टम चाहता है ऊर्जा कम करना, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, और दूसरी तरफ वो चाहता है अव्यवस्था बढ़ाना, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। और यहीं से आता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। जी, सेकेंड लॉ। ये कहता है कि किसी भी अपने आप होने वाली स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया के लिए पूरे ब्रह्मांड, निकाय प्लस परिवेश की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, घट नहीं सकती। हमेशा बढ़ती है? हाँ, गणित में कहें तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स ग्रेटर दैन 0। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। जब सिस्टम संतुलन में पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम पर, तब एंट्रोपी अधिकतम हो जाती है और उसमें बदलाव शून्य हो जाता है। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0। बाप रे! तो अब हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं मैदान में, एंथैल्पी H और एंट्रोपी S। ये तय कर रहे हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं। कभी ये एक ही टीम में खेलते हैं, जैसे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें गैस बने तो डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव, दोनों फेवर में। हाँ, और कभी एक दूसरे के खिलाफ, जैसे बर्फ का पिघलना, डेल्टा H पॉजिटिव फेवर में नहीं, पर डेल्टा S पॉजिटिव फेवर में। तो मैच कौन जीतेगा? मतलब प्रक्रिया अपने आप होगी या नहीं, इसका फाइनल फैसला कैसे होता है? कौन ज्यादा ताकतवर है? ये जानने के लिए एक और महान वैज्ञानिक जे विलार्ड गिब्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, गिब्स ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी। इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी? जी हाँ। ये कमाल की चीज है, क्योंकि ये एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को एक साथ ले आती है और तापमान के असर को भी शामिल करती है। इसे परिभाषित किया गया है G इज इक्वल टू HTS। यहाँ T एब्सोल्यूट तापमान है केल्विन में। G इज इक्वल टू HTS, ठीक है। और ये गिब्स ऊर्जा हमें कैसे बताती है कि रिएक्शन होगा या नहीं? देखिए, स्थिर तापमान और दबाव पर, जो कि लैब में बहुत आम कंडीशंस है, गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H TSS, यही असली निर्णायक है, यही फाइनल जज है। अच्छा। नियम बहुत सीधा है। 1, अगर डेल्टा G 0 नेगेटिव तो प्रक्रिया अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। 2, अगर डेल्टा G 0 पॉजिटिव तो प्रक्रिया अपने आप नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बल्कि उल्टी दिशा में स्पॉन्टेनियस होगी। 3, और अगर डेल्टा G इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, ना आगे जा रहा है ना पीछे। वाह! तो ये गिब्स ऊर्जा असल में इन दोनों ताकतों, ऊर्जा कम करने की चाहत डेल्टा H और फैलने या बिखरने की चाहत एंट्रोपी चेंज डेल्टा S की बीच का नेट नतीजा है। और तापमान T इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो T डेल्टा S वाले हिस्से को कम या ज्यादा वजन देता है। बिल्कुल सही पकड़े। तापमान यहाँ कह सकते हैं रेफरी की तरह काम करता है। समीकरण है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H TSS। अब सोचिए अलग अलग केस। हाँ। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, डेल्टा S पॉजिटिव,
तो टी डेल्टा एस वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समीकरण में माइनस साइन के साथ वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस। तो नेगेटिव डेल्टा एच और नेगेटिव माइनस टी डेल्टा एस मिलकर डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव ही रखेंगे। मतलब ऐसी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पर। बिल्कुल। अब उल्टा सोचिए, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव और एंट्रोपी घट रही है, डेल्टा एस नेगेटिव, तो टी डेल्टा एस वाला टर्म नेगेटिव होगा। समीकरण में माइनस साइन के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस। तो पॉजिटिव डेल्टा एच और पॉजिटिव प्लस टी डेल्टा एस मिलकर डेल्टा जी को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। मतलब ऐसी रिएक्शन कभी भी अपने आप नहीं होगी किसी भी टेम्परेचर पर। सही। और अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अलग अलग हों, जैसे बर्फ का पिघलना, वहां डेल्टा एच पॉजिटिव था और डेल्टा एस भी पॉजिटिव था। हाँ, यही तापमान का असली खेल आता है। बर्फ पिघलने में डेल्टा एच पॉजिटिव है, गर्मी चाहिए, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, अव्यवस्था बढ़ती है। समीकरण है डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, बस टी डेल्टा एस के आगे माइनस है। तो कम तापमान पर, जैसे 0 डिग्री सी से नीचे, टी छोटा होता है, तो टी डेल्टा एस वाला पॉजिटिव टर्म डेल्टा एच वाले पॉजिटिव टर्म से छोटा रहता है। नतीजा, डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है क्योंकि डेल्टा एच बड़ा है, इसलिए बर्फ अपने आप नहीं पिघलती। ठीक है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है, 0 डिग्री से ऊपर, टी बड़ा हो जाता है। अब टी डेल्टा एस वाला टर्म बड़ा और ज्यादा प्रभावी हो जाता है, वो डेल्टा एच से भी बड़ा हो जाता है। नतीजा, अब डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है और बर्फ अपने आप पिघलने लगती है। अरे वाह! इसीलिए आप देखते हैं कि गर्म करने पर कई एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं अगर उनका डेल्टा एस पॉजिटिव हो। तापमान एंट्रोपी वाले फैक्टर को जिता देता है। ये तो कमाल है। मतलब गिब्स ऊर्जा ने एंथैल्पी और एंट्रोपी के इस झगड़े को सुलझा दिया और तापमान को जज बना दिया। तो आज हमने ऊष्मागतिकी के जो बड़े स्तंभ हैं उनको समझा। पहला नियम और ऊर्जा संरक्षण UH, दूसरा नियम और अव्यवस्था का बढ़ना S, और फिर इन सब को मिलाकर अंतिम फैसला देने वाली गिब्स ऊर्जा G। संक्षेप में यही है, डेल्टा जी हमें बताता है कि कोई रिएक्शन सिद्धांत रूप में संभव है या नहीं अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, और यह हमें ये भी अंदाजा देता है कि रिएक्शन कितनी आगे तक जाएगी, मतलब संतुलन कहाँ पर स्थापित होगा। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा जी का संबंध इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से भी होता है, जो बताता है कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। तो ऊष्मागतिकी भविष्यवाणी कर सकती है कि क्या होगा और कितना होगा। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन के साथ। क्या? ऊष्मागतिकी ये तो बता देगी कि कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं, मतलब थर्मोडायनामिकली फीजिबल है या नहीं, पर ये नहीं बताएगी कि वो कितनी तेजी से होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, मतलब हाँ या ना तो बता देगी, पर कब तक ये नहीं बताएगी। बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण है हीरे का ग्रेफाइट में बदलना। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हमारे कमरों के तापमान और दबाव पर हीरे को ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए। इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है। क्या सच में? हाँ, हीरा असल में मेटास्टेबल है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा धीमी है कि इसमें अरबों साल लग जाएंगे, इसीलिए हमारी हीरे की अंगूठियां सुरक्षित हैं। ओह, तो ये स्पीड वाला मामला कौन देखता है? रिएक्शन की रफ्तार, उसकी स्पीड, उसका मैकेनिज्म, ये सब केमिस्ट्री की एक अलग शाखा देखती है जिसे कहते हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, तो थर्मोडायनामिक्स कहती है हाँ तुम जा सकते हो, पर काइनेटिक्स कहती है पर शायद लाखों साल में। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए हमें अक्सर विज्ञान के अलग अलग पहलुओं को जोड़कर देखना पड़ता है। थर्मोडायनामिक्स मंजिल बताती है, काइनेटिक्स रास्ता और रफ्तार। तो एक सवाल जो हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है वो ये है, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से तो जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, मतलब डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो लेकिन असल में होती ही नहीं या बहुत ही धीमी होती है, और अगर हाँ तो क्यों? ये काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। वाकई सोचने वाली बात है।